प्रतिभा संपन्न, जमीन और जमीन दोनों को उन्होंने बड़ा पोख्ता बनाया, धन कमाया, लेकिन उन्हें लगा कि पूंजीपति होना ही बहुत। इतने वर्षों में उस आदमी ने कला की सारी ऊंचाइयां, साहित्यिक संस्कृति स्थान बनाने का ये जो बीड़ा उसने उठाया। साध्वी ने कहा था अपने बेटे, इन पत्रों पर लिखी हुई जो हस्तलिपियां हैं, इन सबको प्रकाशित करके और असम के हर घर में तुम पहुंचा देना, और अगर ये साहित्यिक उपलब्धियां होंगी तभी यशस्वी होगा ये समाज। और ये कहने में गौरव लगता है, कोई ये नहीं कि मैं राजस्थानी हूँ, वो असमिया संस्कृति का पुरोधा बन गया है और असमिया संस्कृति आज अपनी इच्छा एक जगह वो डांट देता है। क्या तुम हिंदी वाले जब कभी प्रगतिवाद की बात करते हो, कभी जड़वाद की बात करते हो और छोटे मोटे गुट बना करके खत्म कर देते हो। हमारा 87 वर्ष से चल रहा है और कोई समसामयिक या सम रूप में अथवा विरोध में कोई संस्था नहीं बनी, और यही कारण है कि हमारा असम का सारा तो लेखन या कोई एक ऐसे संघर्ष के बीच होना ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं। एक व्यक्ति जिंदगी के सारे आयामों को, और उस समय सारे कपड़े बटोर करके जलाए जाने लगे, तो उनकी मां का एक बहुत ही रेशम से जुड़ा हुआ था जिसको वो नहीं चाहती थी। गांधी जी ने पूछा कि इसके रेशमी सूट कहाँ के हैं, और उन्होंने कहा चीन से मंगाए हो, विदेशी ही हुआ था। और मां ने उस सारे वक्त को, जिससे उनका प्यार था, स्नेह था, महत्व था, वो उसको ये चेतना इस आदमी के भीतर कहां से आई है। निज भाषा उन्नति है, ये बात भी ये कहता है, और ये भी बताता है कि राजस्थान के लोग, केरल के लोग केरिया हो गए, सांवर मन सांगानेरिया हो गए, सांगानेर के। ये जो उपनाम है वो वहां की जगहों के नाम है, और उन जगहों से वो नाम लेकर के इस तरह से उसका पूरा का पूरा संसार उनका अलग अलग बना। बड़ी पैनी दृष्टि है लेकर। यहां तक कि आश्चर्य होता है जब पक्की कहता है यही है वो पलंग जिस पर रात भर नेहरू जी सोए, और सवेरे उन्होंने कहा था ऐसी नींद कभी नहीं आई। और राती कैसे, असम की आबो हवा, वहाँ का प्राकृतिक सुरम्य वातावरण और वहाँ की कलकल करती हुई नदी का जो ब्रह्मपुत्र का जो प्रभाव है, वो तो वैसे उनकी पलकों को गुदगुदा के रात भर सुलाया होता है। ये कितना महान चित्रण है उस व्यक्ति का। जयप्रकाश वहाँ पहुंचे, आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी बड़े बड़े हस्ताक्षर थे वो उस पक्की मकान के भीतर पहुंचे हैं। ये मकान नहीं है। मैं तो पढ़ते पढ़ते इलाहाबाद के आनंद भवन में पहुंच गया। आनंद भवन में जो कुछ होता था वही पक्की में हुआ है, वही वहां हुआ है। ये बहुत बड़ी बात थी, और ये सामान्य जीवन दर्शन है। तो उस आदमी का जो राष्ट्र तैयार हो नौजवान, तुम्हें करना होगा अग्नि स्नान। क्या उस भीतर आग है उस आदमी के? छोटा आंदोलन नहीं, बहुत ही अपने आप में वो क्रांतिकारी है कहीं न कहीं, और क्रांतिकारिता के बीच
उनको उनके परिवार में किया। मैंने कहा था कि शंकर नौरंग से शुरू होकर हरविलास तक आया और परमानंद अग्रवाला के हिरणमयी किरण नहीं होगी वो मां और उसकी कोख जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। ये सबके नसीब में नहीं। केवल धन कमा करके अपने को बड़ा करने के बजाय, क्योंकि चाय बागान जैसी चीज उनके पास, उनके पिता पितामह जंगलों के इतने व्यापार किए कि असीम दौलत थी, लेकिन नहीं, उनके घर में लाइब्रेरी थी, तमाम पुस्तकों का भंडार वहां था। और किस तरह से जैसे जैसे आंदोलन छिड़ा है, पढ़ाई छोड़ करके और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद करने का जो ज्योति ऐसे नहीं मिलेंगे जब तक कि हम असम के साहित्य को नहीं पढ़ पाए, क्योंकि इसमें तो केवल एक झलक है उनके परिवार की सारी भावनाओं का एक खाता भर है। ज्योति को देखना हो तो असम साहित्य के अनुवाद करने होंगे, जिनका अनुवाद अभी तक हिंदी में हुआ है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उनका अनुवाद किया जाना चाहिए। और उनका अनुवाद अगर होगा तो पता चलेगा कि एक महान लेखक, महान नाटककार, महान संगीतज्ञ और महान फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब कुछ, ये प्रतिभा सब में नहीं। जैसा मिश्रा जी ने कहा, एक दिशा में आदमी बहुत बढ़ सकता है, लेकिन सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास कर पाना ये बहुत मुमकिन नहीं। आज जिसको हम यहाँ सम्मान करने, जिसको याद करने, जिसकी लेखनी को प्रणाम करने और जिस ज्योति के आभा की झलक पाने के लिए हम यहाँ पर हैं, वो चंद शब्दों में नहीं मिलता। हम तो एक ऊपरी बात कह करके अपने आप को चुप कर देंगे, क्योंकि लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ऐसी सभाओं में। ऐसी सभाओं में केवल उनकी सारी उपलब्धियों को रेखांकित भर किया जा सकता है और उसका रेखांकन ही 15-20 मिनट में संभव है, लेकिन गहनता के साथ उनका अवगाहन करना ये बहुत सरल बात नहीं है। मैंने जैसा कहा कि साहित्यकार किसी चौखट का मोहताज नहीं होता, बनी बनाई एक लकीर से नहीं चाहिए। अगर वो लेखक है अपने ढंग से वो बात कहता है और अपनी बात ही कह देता है। जहां पति संकुचित होता है, आगे झिझकता है, वहां सावरमल बोलने लगता है। और ये सावरमल तब बोलता है जब वो अपने दिल को खोलकर और ये कहना चाहता है, क्योंकि इनका भी दिल खुला है, इनके मन में भी एक उत्सुकता थी। कौन इतनी यात्रा करे, कौन जमीन को नापेगा और नाप करके वहां की सारी परछाइयों को शब्दों में बांध करके उतारने का। जितना बड़ा काम ज्योति ने किया है, उस ज्योति की सारी आभा, उनका प्रकाश, उनका आलोक हमें तब न मिलता यदि सावरमल, सांगानेरिया वहां नहीं जाते। और वहां इसलिए गए कि इनका भी वहां से जुड़ाव है। ये बम्बैया नहीं है, बम्बैया होते हुए ये असमिया भी हैं, और असमिया होने के साथ इन्होंने
जो एक साहित्यिक सर्जना की है, जो दान इन्होंने हमारे समाज को किया है, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं इतना जानता हूँ कि असम की ऊंचाइयों से लेकर और असम की मैदानी भागों तक में जो समन्वय, सांस्कृतिक समन्वय, क्योंकि वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बड़ा सुरम्य वातावरण है, वहाँ आसाम है, वहाँ की मिट्टी में तासीर है कुछ, और उस तासीर को कवि ने अपने भीतर समाया और सांगानेरिया ने भी वहाँ जाकर के, क्योंकि अगर मानवतावादी दृष्टिकोण इनके भीतर नहीं होता, अगर ज्योति बाबू भीतर से मानव नहीं होते, मानवीय संवेदनाओं से जुड़े नहीं होते, वही सारा उनका किया कराया उनके रास्ते में बाद में आता है और आखिरकार उनको चाय बना छोड़ करके और सामान्य ये दुर्दैव है कि बड़ी कम उम्र में कोई बीमार पड़े। संकेत तो इन्होंने दिया है जैसे उन्हें कैंसर जैसा रोग हुआ, निदान के लिए वो बाहर गए और जाते वक्त बोले कि मुझे पकी के आंचल में जरूर वापस लाना, और आखिरकार वो वापस आएंगे। और पकी देख देख करके ये महसूस करता रहा अब सांसों का अंतिम सरगम टूटने वाला है, अब खत्म होगा। और आप सोचें, पकी जब इतना भाव विह्वल हो जाता है अपने उस ज्योति बाबू के मरण पर, तो हम क्यों नहीं होंगे। लेकिन हम इसलिए मरण को महत्व नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जाते जाते मरण गीत लिखा था, हे मृत्यु नमस्कार, चक पानी रे तोर पूजा शराई, ईमान जातिस्कार। यानी हे मृत्यु नमस्कार, अश्रुजल से तेरी पूजा सजाई, पैर कैसी चमकदार। ये चमकदार पूजा वही कर सकता है जिसने सूरज को देखा होगा, क्योंकि सूरज भी उगते समय चमकदार होता है, बड़ा ही सात्विक, बड़ा ही सुंदर और रंग में, और मरने लगता है तो भी वो बहुत ही मुस्कुराता, हंसता और लालिमा से परिपूर्ण होता। ये जो अवसान भी उनका है, वो अवसान भी एक लालित्य लिए हुए है। ऐसे ज्योति बाबू को नमस्कार करते हुए असम की मिट्टी से जुड़े हुए जितने पांव यहाँ आए हैं वो असम की मिट्टी के हैं, शंकर देव के हैं, ज्योति बाबू के हैं। इसलिए मैं हर पांव को नमन करते हुए अपना बात समाप्त करता हूँ। ज्योति बाबू की आलोक यात्रा महान है, प्रेरणादायक है, लेकिन अगर सांगानेरिया जी उस ज्योति यात्रा को आलोकित नहीं करते, प्रकाशित नहीं करते, तो आज शायद हम यहाँ बैठकर इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। इसलिए इनकी साहित्य यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अभी कविता की बात आई, तो यदि इस अवसर पर इस संगोष्ठी में अगर हम ज्योति बाबू की दो कविताएं सुन लें तो उस रस से परिचित हो सकेंगे। और इसके लिए एक बात बताई गई थी कि ज्योति बाबू जो हैं उन्होंने पहली असमिया फिल्म बनाई। ये पहले असमिया फिल्म नहीं है, ये जो दादा आगे बनाया था उसी को बड़ी जानकारी दी है। आसाम से आए भूतियों ने, हम उनका अभिनंदन करते हैं। अब फिल्मों की बात निकली है, गीत संगीत की बात निकली है और ज्योति बाबू की कविता की बात निकली है, तो हमारे फिल्म निर्देशक रमेश मोदी जी यहाँ हैं, जो आसाम में रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ आकर के उनके कुछ काव्य पंक्तियां प्रस्तुत करें। उपस्थित सभी महानुभाव और मेरे सामने बैठे सभी
जागृत साहित्यिक श्रोतागण, मुझे कविता पढ़ने को कहा है ज्योति जी की, लेकिन मैं लोग नहीं छोड़ पा रहा हूँ कि दो बातें और जरूर कहूँ। वो इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं भी उसी भूमि से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ के ज्योति जी थे, जहाँ के सावंत जी हैं, आसाम से। मैं आज किसी और जगह व्यस्त था तो सावंत जी का फोन आया। सावंत मेरे बड़े भाई हैं कि रमेश जी आपको यहाँ आना है। तो जैसे उन्होंने कहा कि ज्योति जी के बारे में सारी चर्चा है, तो एक त्रिवेणी सी मेरे मन में बैठने लगी। वो त्रिवेणी इसलिए बही कि ज्योति जी राजस्थान से जाकर आसाम बसी और आसाम के लोगों ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। सावंत जी जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। और ज्योति जी ने जहाँ जन्म लिया डिब्रूगढ़, वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और उनसे 2 घंटे दूर ये जगह एक सदिया नाम का गाँव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और जहाँ मैंने कॉलेज में दीक्षा पाई थी वो वही जगह थी जहाँ उनकी धर्मपत्नी रहती थी, कोलियामारी डिब्रूगढ़ की। और मेरा गांव जो सदिया है वो ब्रह्मपुत्र किनारे पर एक छोटा सा गांव है, जहाँ ब्रह्मपुत्र की कुछ नदियाँ हैं, जैसे रोहित हम ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, वैसे वहाँ कुंडल नदी है। कुंडल नदी उसका नाम इसलिए पड़ा कि रुक्मणी जी का हरण करके कृष्ण भगवान उनको वहाँ से लेके आए थे, उनके कान का कुंडल वहाँ गिर गया था, तो उस नदी का नाम कुंडल नदी पड़ा। तो वो त्रिवेणी मेरे अंदर बहने लगी। तो फिर मैंने इतना देखा कि जब मैं फिर जल्दी में आना था तो गाड़ी लेके नहीं आया, ट्रेन में आया, मुझे अपनी कविता की 2 लाइनें याद आई कि मेरे दिल को बहुत भाती है, मेरे दिल को बहुत भाती है, ये रेल मेरे गांव को जाती है, गांव की मिट्टी लेकर आई है, यादें खट्टी मिट्टी लेकर आई है, ज्योति जी की चिट्ठी लेकर आई है। और चिट्ठी में क्या लिखा मालूम है? चिट्ठी में ये लिखा है कि आसाम की छवि आज की मुझे रुलाती है। ये ज्योति जी की चिट्ठी मुझे आती है और मुझे, क्योंकि मैं उसी जन्मभूमि बड़ा हुआ हूँ, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि ज्योति जी ने आसाम के लिए किया, हम ही बोलते हैं सावंत जी का, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं इसका दूसरी बात कहूँगा कि मैं आसाम में जन्मा बड़ा, हमने सुना कि बहुत सी ज़मीनें ऐसी होती हैं जो हर बीज को अपने आप में एडॉप्ट नहीं करती, वो बीज फलता फूलता नहीं है। कि आसाम की ज़मीन ऐसी रही है, जब हम वहाँ थे तो जो भी आया उन्होंने उसको मेहमानों की तरह अपने पास लिया, और इसलिए वहाँ पर इतने लोग इस तादाद में गए, वहाँ दूसरे के लोग थे। आज आप जो छवि देख रहे हैं वो राजनीतिक और राष्ट्रीय है, वहाँ के लोग आज भी ऐसे नहीं है, वहाँ का कोई लोग नहीं चाहता कि वहाँ से कोई लोग बाहर जाए। आज भी जब मैं बम्बई में होता हूँ तो मुझे मेरे मारवाड़ी भाई मिलते हैं तो पूछते हैं आप देश में खड़ा का, मैं बोलता हूँ मैं आसाम का, मेरे मुख से राजस्थान नहीं निकलता, मेरे मुख से मेरी ज़मीन आसाम निकलती है, क्योंकि मैंने आसाम की ज़मीन में ही मुझे पाला है, वही बड़ा हुआ है। और आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊँगा कि जैसे जात पात न होते हुए भी हम लोग जहाँ बड़े होते हैं वो चीज़ें होती हैं हमें। जैसे एक आदमी के मुझसे ये भगवान तकलीफ में निकलता है, ये भगवान या ये खुदा। तो मेरी पत्नी को जो बम्बई की है, जो हिंदी भाषी है, उसको आसामी एक लाइन आती है, वो मुझे खुद नहीं मालूम था कि उसको आसामी की एक लाइन आती है। वो कैसे आती है मैं बताता हूँ आपको कि मैं जब तकलीफ में होता हूँ तो तकलीफ में से भगवान बोलता है हे भगवान, तो वैसे मेरी तकलीफ में हमारे आसाम में बोलते हैं कि मैं कहाँ मरूँ जाके, जैसे लोग बोलते हैं ना, तो उसकी मेरे मुख से लाइन के कोते मरूँ मैं, वो मैं इतनी बार बोलता हूँ कि मेरी वाइफ को लाइन याद हो गई और वो बोलती कि ये आसाम का प्रभाव हम पर है, ये आसाम की चीज़ें हैं जो साथ में रही। इसी एक छोटी सी बात आपको और बताऊँगा कि एक बार मैं जुहू पे कहीं था और गाड़ी खड़ी करके ऊपर चढ़ाया था मीटिंग के लिए। मैं 2 घंटे बाद नीचे आया तो वहाँ एक आदमी खड़ा था, तो मुझे बोलता है कि आप आसाम से होगी गाड़ी आपकी है क्या? मैंने कहा हाँ। बोला मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले ये आपने गमछा लगा था ना गाड़ी में, ये आसाम का है। तो वो आसाम का गमछा मैं अपने पास में रखता हूँ, आज के लिए और था इसलिए नहीं था। तो ये उस जमीन की तो है, उस जमीन में ज्योति प्रसाद जी ने जो उनको लगाव हुआ, जो हमको लगाव होता है, वो उस जमीन की बात है। और फिर मैं आपको बताता हूँ बचपन में प्रेमचंद के पहले हमने ज्योति जी को जाना, प्रेमचंद को हमने बाद में जाना। उस समय मैं देखता था कि ज्योति जी की जयंती के लिए वहाँ पर लोग निकलते हैं, सब निकलते हैं। तो अचानक से जब मैं ज्योति प्रसाद अग्रवाल का नाम पढ़ता था, उसमें मैं अचानक देखता था कि आसामी लोग या आसामी साहित्य के लोग ज़्यादा हैं और राजस्थानी लोग कम हैं। तो मेरा कौतूहल होता था कि ज्योति प्रसाद अग्रवाल और इस तरह से आसामी लोग इतना मानते हैं इनको, ऐसा क्यों है? और फिर जब मैं उनको पढ़ा तो बड़ा हुआ तो अचानक मुझे ख्याल आया कि ज्योति प्रसाद अग्रवाल ज्योति को हम चाहे अंधेरे में जाकर करते हैं, किसी डब्बे में बंद कर दें, जहाँ दरार मिलेगी ज्योति फूट पड़ेगी। वो अग्रवाला नहीं थे, वो तो साहित्यकार थे, जो जहाँ जो जगह मिली उनको प्रस्तुत होना ही था। आसाम हो या राजस्थान हो उनको प्रस्तुत होना था और उठे। और उस सूर्य को किताबों में लेके आए हमारे सावंत जी बड़े भाई हैं, आसाम के नाते भी, रिश्तेदारी के नाते भी,
और उम्र के नाते भी मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनसे सीखता रहा हूँ। तो उनके जब मुझे क्या बहुत करने की पढ़ेगी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ऐसा कुछ हुआ था। आज का ये चर्चा इतनी जो बात हो गई है तो मुझे अच्छा लग रहा है। उनकी 2-3 कविताएं पढ़ता हूँ आपके सामने। देखिए वही भाव मुझे दिख रहे होंगे जो इस गीत में आए हैं कि मैं गीत खोजता कौन से देश को जाऊँ, मैं गीत खोजता कौन से देश को जाऊँ, विश्व सुख का नया रूप कहाँ खोजता पाऊँ, कौन से देश को जाऊँ, प्रभाती रात विलंबित हो बोले, जहाँ स्वर्ग संध्या में पाओगे, स्वर्ग संध्या में सुनियो बोले, सारा देश में जाओ, सारा देश में देखो, नाच करता ग्रामीण सुनियो, बोला जाओ गुरु, बड़े शहर के मध्य घर में सोया है मसूर, तीनों भुवन घूम कर देखा, नैन जल के हृदय में एक रहते देखा, तरुण वरुण के सने में पाया, जागा बीड़ा में, जागा मेरे गीत में, मन की तन ज्वाला जला, मन की वन ज्वाला जला, मेरे मन को धोए नवीन विश्वासु। और ये देखिए आसामी में लिखा हुआ है कि डूब 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 डोंगरू बाजे मोरे, डूब 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 डोंगरू बाजे मोरे, चतुर्थी बीते युवक नाचे, बाजे रुद्रकाल नाचे महाकाल अभिनव अभिनव तांडव, नौ दो दृष्टि आलोक दृष्टि, नौ मानव कल्पना स्नेह ज्योति पर्वता नाची उठे जुगे जुगे अभिनव दृष्टि। मैं कंचनजंगा तुषार शुभ्र शीश, मैं हूँ अग्रवेदी भी, मेरी जटा झरझर भय निर्झर निर्झर, निर्मम निर्मम अविरल तलतल, शैलजा पयोधरा पीयूष सलजा सूर्यघनी गंगा, प्रथम ही प्रभात की अरुणम ज्योति, अंग प्रत्यंग में व्याप्त हो मेरे, आलोक नृत्य करे, बिखरे विश्व में रंजन धृति, मेरे आसपास गाए किंद्री बालाएं, आलोक बोधन महागीत, संध्या संध्या को सूर्य का मिलाएगी, निगंत करे मुक्ति उदय और अस्त को, वर्ण विचित्र का छायामय परिधान पहन, प्रेरिकामाएं सम नाचे, कुटुस कुसुम के साथ साथ लाख लाख मृदु मृदु कंपित समित छंदा, शेर वाला दल की कस्तूरी गंगा। यहाँ मौजूद है और वे परिचित हैं उस पृष्ठभूमि से जिसमें ज्योति दा ने काम किया। मैं उनसे अनुरोध करूंगा यहाँ आए और थोड़ा सा इस बिंदु को भी आलोकित करें। मंच में बैठे हुए ज्योतियों, सज्जनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी है हमारा आसाम का ज्योति प्रसाद जी का कि हमें उत्सव मना रहा है हमारा सागरवती ज्योति प्रसाद जी हमारा आसाम से सब आदमी ज्योति कोकाई जो बड़े भाई पूरी कॉलेज ज्योति बड़े भाई कोकाई ज्योति प्रसाद जी का जो व्यक्ति है ना, मैं मुझे मेरे जैसे छोटे आदमी कुछ बोल नहीं पाता हूँ। वो बहुत बड़े पैमाने का आदमी है। जब जहाँ ज़्यादातर बातें नहीं यहाँ शिक्षा में आया था उसी तरह उन्होंने आसाम का खुला कोई चीज़ के उधर में उन्होंने स्टूडियो बना के फिल्म बनाया था जयपुरी, अपना हाथ से स्टेज बनाया, सब काम किया था, एडिटिंग किया था, जो भी लोगों ने करके दिया हम मिलकर कोई जान करते। आसाम का हर घर में ज्योति जी का चर्चा है। उसका जो गीत है उसको कहते हैं ज्योति होंगी, ज्योति का गीत। उसका गीत है मोरे जीवन रे कथा कृष्ण बजाती कुरे पापाले तुल घूमे आखी इंद्र बनु मोरे जीवन रे कथा कृष्ण। इसका एक पंक्ति है, ये कृष्ण भगवान का मेरे जीवन कृष्ण है, भगवान मेरे सदा है। किससे लगा दिया उसका हर बात में उसका इंस्पायर किया। यंग को गाँव लड़ा गाँव है बंसी लड़ाई जाओ गाँव
कुछ करके ऐसा नहीं। और एक था उसका आसाम का पिया नाम से उन्होंने जोड़ा है, गाना किया था, गसे गसे पाती दिले फूलरे खराय राम फूलरे खराय फूलरे खराय राम फूलरे खराय। He was a very great composer and पुनीत भक्ति ने इतना अच्छा बोल के गया, उन लोगों का सामने मैं खाली प्रणाम कर रहा हूँ। इसलिए हमारा ज्योति जी को आप लोग याद किया और आगे बढ़ाया, फ्यूचर में भविष्य में उसको आगे बढ़ाइए। हमारा ये शुभकामनाएं सबका साथ है। थैंक यू। हम बिना बाजे के सुनेंगे, क्योंकि आपके जो है सुर में बाजा है, आपके हर शब्द में गीत है। आप सबकी मांग है कि आप 2 पंक्तियां की ओर सुनाएं। अच्छा, मैं तो अपना अभी अपने बात पे आऊँ। हम लोग का पहले गाना मोहम्मद रफी जी ने गाया था, असमिया गाना, उसका मैं एक पन भी सुनाता हूँ। पूरा असम का पन रोदा दिए सेने होते रंगरे फाकू खेले रंगते नाचे पखिली माते मुख हाथ बाउली अखमिरे चोतालते नीला नीला पाहारते डालिमिए कथा कले जरितिर काखत रय ইয়ারে বতরা কয় মলয়া তুরে শুনি ও মলয়া তুরে শুনি মাতে মুখ হাত বাউলি মাতে মুখ হাত বাউলি অমিরে সুতালতে रोदा दिए सेने होते मोर मोर फाकू खेले रंगते नाचे पखिली माते मुख हाथ बाउली। धन्यवाद। हिंदी और असमिया संगीत साहित्य का ये अनूठा मिलन आज की इस शाम हमको आज मिल रहा है, इसके लिए हम आभारी हैं उनके। और अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे बीच जो है असमिया के साहित्यकार दिलीप बोरा जी हैं। मैं उनसे बरुआ जी, दिलीप बरुआ जी हमारे बीच हैं। वही मैंने कहा कि बरुआ ही होना चाहिए, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा यहाँ आए और कुछ विचार रखें। जोरदार तालियां स्वागत बरुआ जी का। I was asked to say a few words, but you people have already spoken so much of Jyoti Prasad Agarwala that there is nothing much for me to say, because you have spoken a lot of things. What I remember of Jyoti Prasad Agarwala, because when I was born he must be dead, because if he is born in 1903 as you said, then it is not. But what we have heard is through again his number 1 chela, I should say Bhupen Hazarika. This much I can say, that Jyoti Prasad Agarwala was a multi-dimensional person. I can only compare him with Leonardo da Vinci and Rabindranath Tagore, and I don't find anybody else, because this gentleman, as you say, being so rich, being a Baganar Malik, Bagicha Devunge, and he was, I think, just a 2nd or 3rd generation Assamese, I should say, because they have come from Rajasthan. And there is another gentleman who also should be, because you are of the Agarwal subcaste or whatever it is, there is another stalwart of this clan who we should not forget, is Chandrakumar Agarwala. Chandrakumar Agarwala was also his cousin, his uncle, I suppose. And he
should be also remembered by you and us very much, because Sajal Kumar Agarwala was also a stalwart of Assamese literature and language. जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ समय से संगोष्ठियों का सिलसिला चलाए हुए है और इसी प्रकार से समाज का हमें सहयोग मिलता रहा, साहित्यकारों का, पत्रकारों का, लेखकों का सहयोग मिलता रहा और गजेंद्र भंडारी जैसे समाज सेवियों का सहयोग मिलता रहा। तो इस प्रकार की गोष्ठियाँ साहित्य, संगीत, लेखन पर होती रहेंगी। इसके आगे की मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं, हमारे बीच बहुत से विशिष्ट अतिथि गणमान्य व्यक्ति पधारे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि उनका स्वागत किया जाए, उसके बाद आज के जो महानुभाव हैं उनका सम्मान किया जाए। तो पहले स्वागत जो गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं, उसके बाद महानुभावों का सम्मान, फिर उत्सव मूर्ति जो है आज के वे अपने कुछ उद्गार रखेंगे। इस प्रकार हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे असम की भूमि को और मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ तपन दास जी को और उनका पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करेंगे महावीर जी। हाँ सामने घूम जाइए, इस तरफ घूम जाइए, इस तरफ घूम जाइए। अंजना बर्मा जी हमारे बीच हैं। मैं उसी के लोग यहाँ पधारे हैं। डॉक्टर कामसी ने पुष्प गुच्छ दें। अंजना बर्मा जी ने काफी सहयोग दिया है, काफी काम किया है, हम उनका सहयोगी हैं और पुष्प गुच्छ से रमेश मोदी जी का सम्मान करेंगे कांवड़िया जी। पुष्प गुच्छ से सम्मान करेंगे। हमारे बीच हमारे यहाँ के वरिष्ठ राजनेता रोहिदास पाटिल जी हैं। मैं शुक्ला से अनुरोध करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर उनका भी स्वागत करें। हमारे बीच एक और साहित्यकार में नाम बरवा जी जो है, गाँव से भी हम लोग मौके पे यहाँ आए और डॉक्टर साहब का पुष्प गुच्छ का सम्मान करेंगे साहित्यकार बरवा जी। हाँ सामने घूम जाइए। हमारे एक और नगर भी यहाँ मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूँगा महावीर जी से कि उन्हें भी पुष्प गुच्छ दें। आशीर्वाद संस्था के निदेशक डॉक्टर उमाकांत वाजपेयी जी हमारे बीच हैं। मैं अनुरोध करूंगा शुक्ला जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। बीच में आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हमारे बीच केशव फाल्के जी आए हुए हैं। केशव फाल्के जी कृपया पधारें। शिवराज जी दरवाजे में पुष्प गुच्छ दें। एजुकेशन कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर बांकीलाल शर्मा जी हमारे बीच हैं। शुक्ला जी में भी पुष्प गुच्छ दें। वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच हैं। शायद कुछ जल्दी शायद चले गए हैं। श्रीकांत यादव जी, श्रीकांत यादव जी कृष्ण प्रसाद यादव जी, कुछ नाम में भूल हुई है, कृपया उनका भी स्वागत करें।
कॉर्पोरेशन बैंक के राजभाषा के प्रभारी श्री यादव जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ आए और संजय गर्ग जी उन्हें भी कुछ पूछ लें। इस तरफ घूम जाइए। हमारे भाईंदर के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र पुरवाल जी भी यहाँ हैं। गर्ग साहब उन्हें भी कुछ प्रदान करें। और एक बार पत्रकार शुक्ला जी पंजाब की यहाँ पर आइए, आप है। अब पत्रकार जो है वो हमारी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, तो उनका स्वागत तो बहुत जरूरी है। बाकी हमारे बीच मैं देखा सभी महानुभाव हैं, सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, लेकिन समय का तकाजा है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और अब समय है सम्मान का। आज की उत्सव मूर्ति श्री सांवर बलजी सानालेरिया जी की सम्मान का मैं स्थानीय जनजागरण प्रवासी शास्त्र के मंत्री श्री कांवड़िया जी से अनुरोध करूंगा कि वे सानालेरिया जी के बारे में संक्षिप्त में कुछ हमारे बताएं। श्री कांवड़िया जी। सम्मान तो करवा रहे उनका कहना है कि इतना कुछ कहा जा चुका है सांगनेरिया के बारे में, जब कुछ कहना शेष नहीं है, शेष है तो केवल सम्मान। कांवड़िया जी और ब्रजेंद्र जी आप भी आए और सम्मान करेंगे आज की उत्सव मूर्ति सांवर बलजी सांगनेरिया जी। उनका सादर स्वागत करें पुष्प शॉल से सम्मान सांगनेरिया जी का। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि ज्योति प्रकाश अग्रवाल जो अग्रवाला हो गए, वे भी अग्रवाल थे और सांवर बलजी सांगनेरिया भी, तो अग्रोहा विकास ट्रस्ट भी जो है इस मौके पर उनको जो है सम्मान पत्र भेंट करना चाहता है। पहले मैं चाहूंगा कि गर्ग साहब उस सम्मान पत्र को पढ़ें। श्री संजय गर्ग अग्रोहा विकास ट्रस्ट के मंत्री हैं, वे सम्मान पत्र पढ़ेंगे। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर बैठे हुए सभी अतिथिगण, श्रोतागण, बहनें और अधिकारीगण, और नगर सेवक जी अधिकारी के बराबर है, मैं उनसे जाहिर करूंगा कि वर्तमान सम्मान पर ये अग्रवाल विकास ट्रस्ट मीरा बहन समिति की ओर से दिया जा रहा है। श्री सांवर बलजी सांगनेरिया अग्रवाल को हिंदी में उनके उत्कृष्ट लेखन कार्य के लिए तथा ज्योति जी की आलोक यात्रा नामक पुस्तक के माध्यम से अग्रवाल समाज के अनमोल भक्त श्री ज्योति प्रसाद अग्रवाल जैसी महान विभूति के जीवन चरित्र को देशवासियों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए अग्रवाल विकास ट्रस्ट मीरा बहन समिति अग्रवाल समाज की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें यह सम्मान प्रदान करती है। हिंदी प्रचार एवं शोध संस्थान एवं राजस्थानी अग्रवाल प्रवासी संघ द्वारा ज्योति की आलोक यात्रा पर आयोजित संगोष्ठी के अवसर पर प्रदर्शन करती है। स्थान मुंबई महेंद्र दिनांक 24 अक्टूबर। अग्रवाल विकास ट्रस्ट मीरा बहन समिति के अध्यक्ष श्री राय जी जो है वे जो है इस सम्मान पत्र को प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।
ज्योति बाबू, जिनकी ज्योति की यहाँ चर्चा हो रही है, जिनके आलोक की चर्चा हो रही है, तो उन्हें भी यहाँ का अग्रवाल समाज भेंट करेंगे। संजय गर्ग जी पहले स्मृति पत्र पढ़ेंगे और फिर भेंट करेंगे। अग्रवाल परिवार के प्रमुख स्वर्गीय श्री ज्योति प्रसाद अग्रवाल, जिन्होंने लक्ष्मीपुर रहकर प्रकृति की आराधना की, अपनी कर्मभूमि असम की संस्कृति को अपनाकर वहाँ के साहित्य, संगीत, नाटक, सिनेमा और दर्शक को अमूल्य योगदान दिया। अपने प्रबल राष्ट्र प्रेम का परिचय देते हुए उन्होंने निर्जनों के उत्थान को अपना परम कर्तव्य माना और देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भारतवर्ष के महान सपूत का स्मरण करते हुए मुंबई का अग्रवाल समाज स्वर्गीय श्री ज्योति प्रसाद अग्रवाल को सादर नमन करता है। स्वर्गीय श्री ज्योति प्रसाद अग्रवाल के महान चरित्र का आलोक हमारे लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। हिंदी प्रचार प्रमुख संस्थान तथा राजस्थानी जन जागरण प्रभावित द्वारा ज्योति की आलोक यात्रा और आयु संगति के अवसर पर मुंबई बहंदर आसाम असमिया एसोसिएशन की जो है अध्यक्ष रूपांजलि बरुआ हमारे पीछे, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे जो है स्मृति पत्र को आप स्वीकार करें और हमारी भावनाओं को आप आसाम तक पहुंचाएं। जो कोई उनका म्यूजियम देखने के लिए आए, उन्हें पता लगे कि उनकी जन्मभूमि, उनके लोग, देश की भूमि उन्हें स्मरण करती है, याद कर रही है। जोरदार तालियां एक बार परिवार की तरफ से कुछ कहना। रेस्पेक्टेड गेस्ट और सभी प्रेजेंट मेरे भाइयों और बहनों, मुझे ठीक से हिंदी बोलना नहीं आती है, थोड़ा गलत हो सकती है, माफ कीजिएगा। पहले शुरुआत में तो मैं ये की जो लेखक है उनको मैं एक हार पहना के सम्मान करना चाहती हूँ। इन्होंने जो काम किया हम लोग असमिया होके नहीं कर सका, ये तो बहुत ही बड़ी बात है जो ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी ने असम में किया, जो उनको पायोनियर माना जाता है। लेकिन ये उधर ही खत्म हो जाते थे, थोड़ा बहुत बाहर के लोगों को बहुत कम मालूम है। जो इन्होंने ये बात प्रचार करके सभी को मालूम कराया क्या ज्योति प्रसाद अग्रवाल क्या थे असम में। और असमिया सभ्यता संस्कृति ऐसे कहते हैं कि जो भी घर में अतिथि आए उनको प्यार से लिया जाए। ऐसे ही सभी लोगों को जो बाहर से आए हुए सभी लोगों को असमिया लोगों ने प्यार से उनको एक्सेप्ट किया, प्यार से लिया। उसी से असमिया कल्चर ट्रेडिशन का साथ उनका मिक्सअप हुआ, विवाह हुआ। अभी उनका घर में हमारे भी एक फैमिली मेंबर है जो मेरे मासी लगते हैं, उनके घर में शादी हुई है। उनकी बेटा को अभी थोड़ा दिन पहले में गए थे, तभी मिल के आए। अभी ये सब बातें तो बाहर के हो गया, मैं इनकी तारीफ करना चाहूँगी अभी, क्योंकि इन्होंने जो काम किया वो हम लोग का ज़्यादा संभवित नहीं थे। और इन्होंने एक ऐसा अनमोल काम किया जिसके लिए हम लोग का कुछ भी बोले तो कम है उनके लिए। अभी 5 तारीख को मैं असम जा ही रही हूँ, तो अगर पहले तो मैं उनका घर में ही देख के आऊँ। ये तो मेरी सौभाग्य तो होगी कि मैं स्कूल जाके उनका घर में जाके इनका फैमिली को मैं ये करके आऊँ, देख के आऊँ। और नहीं तो फिर चीफ मिनिस्टर को बोले तो मैं चीफ मिनिस्टर का हाथ में प्रदान करूँ। आप तो जैसे कहेंगे मैं उसे
तो मैं अभी 5 नवंबर को मैं जा रही हूँ आसाम। तो मैं जाके उसका फैमिली मेंबर्स को ये प्रदान करके आऊँगी आप लोग की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, आप लोग की तरफ से। धन्यवाद सबको, मुझे इधर बुलाया मान दिया इसके लिए। मैं थोड़ा लेट हो गई, रास्ता घूम हो गई थी और सुनते सुनते थोड़ा लेट पहुँच गई। नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि स्मृति पत्र अब पहुंच रहा है। मेरा अनुरोध है कि आप उनके परिवार को दें और वो जो है उनका एक वीडियो बना हुआ है उसमें पहुंच जाए ताकि आने वाले जो है ये सब देखें। हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। एक और मैं यहाँ का बताना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष डॉक्टर नंदलाल पाठक जी जो हैं, प्रोफेसर नंदलाल पाठक जी जो हैं 75 वर्ष के हुए, साहित्य की सेवा करते हुए 75 वर्ष हुए हैं। इस मौके पर हिंदी प्रचार शोध संस्थान तथा राजस्थानी जन जागरण प्रवासी संघ की ओर से, सभी साहित्य प्रेमियों की ओर से, सभी महानुभावों की ओर से इस मंच पर आज इस मौके पर हम उन्हें शॉल, श्रीफल और पुष्प लेकर के सम्मानित करेंगे। डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी से मेरा अनुरोध है कि उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, नंदलाल पाठक जी के बारे में। मित्रों, जैसा आप देख रहे हैं यह क्षण हम लोगों के लिए एक प्रकार से चतुर्मुखी खुशी का क्षण है। पहली खुशी इस बात की हो रही है कि हम लोग उस साहित्यकार से परिचित हो रहे हैं आज, जिसे असमिया साहित्य, असमिया भाषा, असमिया की संस्कृति का एक सजग पहरेदार माना जाता रहा है। दूसरी खुशी इस बात की है कि हमारे बीच में एक ऐसा साहित्यकार है जिसे शायद बहुत कम लोग जान रहे होंगे, लेकिन जिसने हमको इस महान साहित्यकार से परिचय कराया और ज्योति बाबू के उस पक्के मकान पकी को इस तरह से पक्का करा दिया कि वह मकान तो शायद गिर रहा होगा लेकिन ये पकी कभी भी गिरेगा नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। मित्रों, एक और खुशी की बात है, जैसा गुप्ता जी ने कहा कि आज की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के मार्गदर्शक प्रोफेसर नंदलाल पाठक जी 75 वर्ष के हो गए हैं। हमने सोचा है कि इस अवसर पर हम उनका भी सम्मान करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे 75 वर्ष के हो गए, बस इसलिए कि 75 वर्षों तक नहीं तो समझिए कि 50 वर्षों तक जो उन्होंने हिंदी की सेवा की है वह निश्चित रूप से तुच्छ है और उसके लिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। पाठक जी कुछ मानों में ज्योति प्रसाद से मिल रहे हैं। ज्योति बाबू, जैसा मैंने पहले बताया था, कि अपने को आलोक यात्री मानते थे और हमारे पाठक जी का कहना यह है कि एक यह भी कमाल कर देखें, एक यह भी कमाल कर देखें, खुद को जलती मशाल कर देखें। ये भी खुद को जलती हुई मशाल बनाना चाहते हैं, यानी ये भी उसी आलोक के पक्षधर है, क्योंकि जो जलेगा नहीं वो प्रकाश देगा ही नहीं, और प्रकाश देने के लिए जलना, साधना करना, तपस्या करना यह बहुत आवश्यक है। पाठक जी 36 वर्षों तक वो जी कर बताएंगे कि कुछ महीने और
सोफिया कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, बड़े ही चहेते प्राध्यापक रहे वहाँ भी। और जब वो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में मुंबई यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाते थे तो वहाँ के एमए के विद्यार्थियों के मन में भी पाठक जी के प्रति बड़ा आदर भाव सम्मान रहा। सब लोग उनको बड़ा सम्मान देते थे और उसका मूल कारण यह था कि पाठक जी बड़ी निष्ठा से, बड़ी लगन से पढ़ाने का कार्य पूर्ण किया करते। पाठक जी का दूसरा व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व का जो दूसरा पक्ष है वह उनका साहित्यकार है। मैं पाठक जी को करीब सन 62 से जानता हूँ। एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान, बहुत ही स्पष्टवादी इंसान। जिंदा दिली की तो का एक उदाहरण है कि अब भी वो अपनी गजलों में गाते रहते हैं और जरूरत पड़ती है तो सुनाते रहते हैं कि कल तितलियां दिखी तो मेरे हाथ बढ़ गए। पाठक जी बुलाए, कल तितलियां दिखी तो मेरे हाथ बढ़ गए, मुझको गुमान था कि मेरा बचपन गुजर गया। अरे जब बचपन युवावस्था की मस्ती साहित्यकार की गुजर जाएगी तब वो न साहित्यकार रहेगा न कलाकार रहेगा। वो मस्ती पाठक जी में अब भी बनी हुई है, इसके लिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। पाठक जी कवि हैं, गीतकार हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बहुत अच्छे गजलकार हैं। मैं गजल के बारे में बहुत तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि हिंदी में जो गजलें लिखी गई हैं, जो आज लिखी जा रही हैं, उनमें पाठक जी की गजलों को भुला पाना या उनको याद न करना, इनको याद करते समय ये संभव नहीं हो सकेगा। इन्होंने गजलों को कुछ सिर्फ व्यक्तिगत सुख दुख तक सीमित नहीं रखा, सिर्फ इस मोहब्बत तक सीमित नहीं रखा। इन्होंने अपनी गजलों को समाज का आईना बनाया है और समाज के किसी एक पक्ष का नहीं, बल्कि जितने भी पक्ष हो सकते हैं समाज में, सबका आईना बनाया है। सबकी तस्वीर आप उनकी गजलों में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गजलकार तो बहुत है और मैं जब सुनता हूँ गजलों को तो कहीं कहीं लगता है कि इस गजल का जो ये भाव है वो उस गजलकार के उस भाव से मिलता जुलता है। लेकिन पाठक जी की सैकड़ों गजलों को पढ़ने के बाद कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि इनका भाव किसी दूसरे गजलकार के किसी भाव से मिल रहा है। और बहुत कम गजलकार आपको मिलेंगे इस समय जिन्होंने उस तरह भाषा के संबंध में उस तरह का की साधना की हो, भाषा को उस प्रकार से सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया हो जिस तरह से पाठक जी ने किया है। पाठक जी को उर्दू छंदों का, उर्दू पिंगल का बड़ा अच्छा ज्ञान है और उसको जानने के लिए ये हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं और ये गढ़िया की तरह शब्दों को करते रहते हैं और अपनी गजलों में फिट करते रहते हैं। और दूसरों के लिए, पाठक के लिए, श्रोता के लिए यह मुश्किल हो जाता है कि इनकी गजल में से किसी एक शब्द को निकालकर उसकी जगह किसी दूसरे शब्द को फिट कर दिया जाए। ऐसे सफल गजलकार, कवि, प्राध्यापक और सब, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे परम मित्र, हितैषी, शुभचिंतक भाई पाठक जी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें खूब लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, संपन्न रखे और इस तरह से सक्षम बनाए, सक्षम रखे कि ये हमेशा हिंदी की सेवा करते रहें, समाज की सेवा करते रहें, साहित्य की सेवा करते रहें। धन्यवाद। शॉल श्रीफल से सम्मान। अच्छा, इसके पहले मुख्य अतिथि कहना चाहते हैं, गोरे चिट्ठे चमकदार जब तक पढ़ाते रहे सोफिया कॉलेज में, मेरा सौभाग्य था कि मैं इनके अंदर में वहाँ काम कर चुका था। पर बाहों में जो उनके कटती है वो रात गजल हो जाती है। बाहों में जो उनके कटती है वो रात गजल हो जाती है। उस वक्त में जो कह देता हूँ हर बात गजल हो जाती है।
ये गजलकार हमारे पाठक जी हैं, हम उनसे एक आध गजल मैं श्री नारायण से अनुरोध करूंगा कि वे सहयोग करें और मिश्रा जी जो है वो शॉल श्रीफल से जो है आदरणीय नंदलाल पाठक जी का सम्मान करेंगे। हाँ जरा घूम जाइए बाजू। तुम सुखी रहो संपन्न रहो अधरों पर मुस्कान रहे मन शांत सदा तन स्वस्थ रहे पूर्व में प्रतिपल भगवान रहे पूर्व में प्रतिपल भगवान रहे। अपने रचना के बारे में, रचना की प्रेरणा के बारे में बताएंगे सांवरमल जी सामने। और यहाँ बताए हुए और बहनों ये पुस्तक लिखने का ख्याल मेरे मन में कहीं भी नहीं था। मैं तो असम में पुस्तक लिख रहा था और उस पुस्तक पर मैंने ज्योति प्रसाद जी अग्रवाल पे निबंध लिखा था जो वहाँ के गुवाहाटी के हिंदी दैनिक पूर्वांचल प्रेरी में प्रकाशित हुआ। तो वहाँ मेरे बड़े भाई समान साहित्य प्रेमी रामचंद्रन जी गोयनका ने मुझे प्रेरित किया कि उनकी जीवनी लिखी जाए, क्योंकि आगामी वर्ष 2003 में उनकी जन्म शतवार्षिकी मनाई जाने वाली थी। जीवनी लिखना सुनकर के बड़ा जोखिम का काम था और उसके लिए उनकी पूरी जानकारी होनी जरूरी थी। निबंध लिख देना 5, 7, 10 पेज का इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवनी लिखना बहुत जोखिम का काम था। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि असमिया लोगों का उनके साथ भावनात्मक संबंध है। कहीं भूल से मेरे से कोई बात गलत लिखी जाए या उनकी भावना को ठेस पहुंच जाए या मैं कोई गलत बात का कोई संदेश चला जाए तो वो और भी मुश्किल वाला काम हो जाता। तो मैंने उनको नाम उत्तर की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप कोशिश कीजिए। तब मैंने उन पर लिखा हुआ साहित्य पढ़ा। उनकी जीवनी पर असम के साहित्यकार चंद्र प्रसाद सेकिया ने एक उपन्यास लिखा था, थोड़े मोरे अनोखरी यात्रा, उसको मैंने पढ़ा। हालांकि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन असमिया भी मेरा एक सब्जेक्ट था और असमिया का मुझे काम चलाऊ ज्ञान था, क्योंकि मुझे असमिया का पूर्ण ज्ञान ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो ज्ञान मेरे काम आया। और उन पर फिर उनकी जितनी भी रचनाएं ज्योति प्रसाद रचनावली में संकलित हैं, उनमें से मैंने सबको पढ़ा है तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी कुछ है जिनको मैंने पढ़ा, उनके बारे में समझा। फिर भी बात नहीं बन पा रही थी कि भैया ठीक है ज्योति प्रसाद जी अमुक दिन जन्मे, अमुक दिन उनका देहांत हुआ, अमुक अमुक उन्होंने काम किए, ये बात तो, लेकिन उसको पढ़ने से पाठक की एक जिज्ञासा क्यों पैदा होगी, उसे रोचक कैसे बनाया जाए। इस दरमियान मैंने उनका जो घर है तेजपुर में, गुवाहाटी से 180 किलोमीटर दूर, वहाँ के मैंने 2-3 चक्कर लगाए और उनका जो पक्की घर जो उनके दादा हरिबिलास जी ने
1876 में बनाया था, उसको मैंने देखा वो बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और उस मकान को